हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 26 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रॉकेट अटैक दैट हैज़ बीन डन बाय हिजबुल्ला ऑन इजराइल। नो, हिजबुल्ला क्या है? बेसिकली एक टाइप का टेररिस्ट आर्म्ड ग्रुप है जिसको लेबनान से ऑपरेट किया जाता है और जिसको बेसिकली ईरान बैक कर रहा है। मतलब लेबनान में ये पर्टिकुलर ग्रुप है और इसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान सपोर्ट करता है। रिसेंटली हिजबुल्ला ने क्या किया है? उन्होंने अटैक किया है इजराइल के ऊपर और एक बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है ये, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में सबसे बड़े क्लैशेस में से एक को एस्केलेट कर सकता है ये आने वाले टाइम में। आप जानते हैं कि इजराइल और हमस के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रही है। इसी बीच में हिजबुल्ला नाम के एक दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऊपर अटैक करके एक्चुअली इस पर्टिकुलर वॉर को और ज़्यादा फ्यूल दे दिया है, राइट। और ये जो एस्केलेशन है, माना जा रहा है कि एस्केलेशन एक्चुअली ईरान के द्वारा करवाया जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली इजराइल ने भी मिलिट्री रिस्पॉन्स करते हुए वापस अटैक किया है, फिर से एक बार स्ट्राइक किया है, मिलिट्री स्ट्राइक किया है, जिसके कारण हिजबुल्ला को उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जिसके कारण हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में एक फुल फ्लेज्ड एक वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई है। नाउ कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इजिप्ट, कतर, USA ये सब कोशिश कर रहे हैं बीच में मीडिएट करने की, सो दैट दोनों ही कंट्रीज़ को साथ में लेकर एक सिंगल नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आ सकें और दोनों को ही, जो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, उनको हम फोर्स कर सकें डीएस्केलेट करने के लिए सिचुएशन को। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकें। इसके अलावा हो सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज टाइम टू टाइम बार बार क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, रादर एस्केलेट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न। हो सकता है ये आने वाले टाइम में ब्रॉडर वॉर की तरफ अग्रसर हो जाए, जिस तरीके से इजराइल और हमस का वॉर चल रहा है या फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो उसी तरीके से एक तीसरा वॉर अगर स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये हमारे वर्ल्ड के लिए, जो हमारा ग्लोबल एरिना है, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, राइट। सो इस चीज़ को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ह्यूमैनिटी के लिए। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज इजराइल। नाउ इजराइल में ये जो आप वेस्टर्न साइड में देख रहे हैं, दिस इज वेस्टर्न बैंक, यहाँ पर दिस इज गाजा, और इजराइल के ऊपर अगर आप देखोगे दिस इज लेबनान, और लेबनान से यहाँ पर अटैक किया गया है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो इस साइड में यहाँ पर ईरान प्रेजेंट है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ हम DMZ के बारे में बात करने वाले हैं। DMZ का फुल फॉर्म होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। तो DMZ बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा हैविली फोर्टिफाइड एरियाज़ में से एक है, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर क्रिएट करता है। ये ऑलमोस्ट 155 माइल्स लॉन्ग है। इसका ये शो करता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बॉर्डर्स में से एक है। और अगर आपको ध्यान होगा, UPSC प्रीलिम्स के अंदर 2024 के अंदर ये एक ऑप्शंस में से एक था। देयर वाज अ क्वेश्चन कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, और वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी था। इसके अलावा ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है, वहाँ पर इतना ज़्यादा हैविली फोर्टिफाई होना शो करता है कि यहाँ पर मिलिट्री टेंशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये पूरा एरिया लैंडमाइन से घिरा हुआ है, वहाँ पर रेजर्स के बने हुए फेंसेस हैं यहाँ पर आसपास में, जिससे कि शो करता है कि टेंशन्स कितनी ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। नाउ 1953 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करने के बाद एक आर्मस्टाइज साइन हुआ था, मतलब कि एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत इस पर्टिकुलर बॉर्डर को बनाया गया था। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि DMZ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ह्यूमन आइसोलेशन है, मतलब यहाँ पर कभी भी कोई भी लोग नहीं आते, जिसके कारण यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना जो है, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं। अगर आप देखो तो वहाँ पर मेन प्रोडक्शन हनी बीज का होता है। साउथ कोरियन बी कीपर्स जो है वो DMZ का जो साउथ कोरिया वाला पार्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर बहुत ही आर्टिफिशियल, बहुत ही नेचुरल हनी यहाँ पर बनती है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन आइसोलेशन है, यहाँ पर कभी भी कोई भी ह्यूमन जाकर दखल नहीं देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बहुत ही यूनिक हैबिटेट प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ DMZ की इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट UPS, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए, हुआ यूँ है कि पिछले कुछ सालों से राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स ने क्या किया, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वो लोग चेंज हो गए, जिसके कारण जो पब्लिक की डिमांड थी बाकी स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और ये डिमांड इंक्रीज़ होने के कारण जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको फिर से एक बार वापस लाने की कोशिश की है इन अ न्यू नेम कॉल्ड एज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका जो डिसीजन है वो मार्च 2023 के अंदर लिया गया था, और तब से यह पर्टिकुलर जो स्कीम है ये वैलिड है। कुछ फीचर्स है स्कीम के। पहला चीज़ तो बेनिफिट कितना होगा। मान लेते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने नौकरी के आखिरी साल में जितना पैसा कमा रहा है उसका एक एवरेज बेसिक पे निकाला जाएगा, और उसका 50% पैसा जो है वो उसको पेंशन की तरफ दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट जो है 18.5% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और जो एम्प्लॉयज़ है वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे।
ना इसी में पहले जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी दैट वाज 14% और एम्प्लॉयज़ 10% कंट्रीब्यूट करते थे, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 4.5% इंक्रीज़ हुआ है। बट एक चीज़ तो हम समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब है गवर्नमेंट के ऊपर जो फिजिकल बर्डन्स है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो रिसेंटली फाइनेंशियल रिपोर्ट आया है उसके तहत ये बोला गया है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है या फिर यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके कारण जो फर्स्ट ईयर हमारा है, मतलब 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट, मतलब एडिशनल खर्चा लगेगा गवर्नमेंट के द्वारा, और आने वाले हर साल में ऑलमोस्ट 8,800 करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बिकॉज ध्यान रखिएगा साथ में एनपीएस भी चल रही है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि डिफेंस वालों के लिए है, राइट। सो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें अगर हम साथ में मिला दें तो दोनों चीज़ें मिल करके जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। नाउ अगर हम मार्च 2023 का जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार देखें तो जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर ऑलमोस्ट 23.8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और ऑलमोस्ट 60.7 लाख स्टेट गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर्स हैं। ये शो करता है कि जो एक्सचेकर होने वाला है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलमोस्ट 2.3 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 5.2 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा पेंशन के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी प्रेसिंग इशू जो आजकल हमारे समाज में चल रही है, दैट इज़ अबाउट वुमेन्स का सब्जुगेशन हो रहा है। नाउ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चीज़ देखा जा रहा है, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now there have been several cases of sexual abuse in Malayalam film industry. Now अगर आपने न्यूज़ को प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो आपको पता होगा 2018 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस जो है, जिनका नेम ऑब्वियसली नहीं बताया जाता बिकॉज ऑफ द लॉज, तो उनको क्या किया जाता है, चलती गाड़ी से उनको किडनैप किया जाता है और उसके बाद वो एलिगेशंस लगाती हैं सेक्शुअल अब्यूज़ को, मतलब उनके अगेंस्ट सेक्शुअल अब्यूज़ किए गए थे, फिजिकल अब्यूज़ किए गए थे, उनको मेंटली उनको परेशान किया गया था, इन सब चीज़ों का उन्होंने एलिगेशंस लगाए। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होनी ज़रूरी है। देखो मलयालम सिनेमा कोई एक वन ऑफ चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में प्रॉब्लम्स हो रही है। जो बाकी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी कहीं ना कहीं वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा सब्जुगेट किया जाता है, वुमेन्स को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, बट जो मलयालम इंडस्ट्री है उसकी ये पर्टिकुलर चीज़ बाहर निकल कर आई है, जिसके कारण हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर केरला फिल्म इंडस्ट्री की जो वुमेन्स है उनको फेस करना पड़ रहा है। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो केरला में ये चीज़ कोई न्यू नहीं है, रूरल फ्यूडल कल्चर काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी आप टेम्पल में आप देवदासीज का कंसेप्ट जानते हैं, जहाँ पर जो वुमेन्स हैं, जो स्पेशली जो अनमैरिड वुमेन्स थी, उनको वहाँ पर टेम्पल्स के अंदर रखा जाता था सो दैट वो अपना पूरे का पूरा जीवन डिवोशन में रखे गॉड के। बट ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज़ के आड़ में बहुत ज़्यादा वुमेन सब्जुगेशन किया जाता था, वुमेन हरासमेंट किया जाता था, राइट। ये सब चीज़ें शो करती हैं किस तरीके से जो आर्टिस्टिक फील्ड है उसमें भी वुमेन्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही डाउनग्रेड हो गया है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा कल्चर बन गया है जिसमें हम वुमेन्स की ऑटोनॉमी से ज़्यादा हम पैसों को, सोसाइटल नॉर्म्स को, इन सब चीज़ों को हम वैल्यू देने लगे हैं। तो अगर सोसाइटी बोलती है कि पैट्रियार्की स्ट्रांग है तो हम कहीं ना कहीं वुमेन्स को सब्जुगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वुमेन्स को राइट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, वुमेन्स को प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज़ हैं। सिस्टमिक इश्यूज़ का मतलब है कि ये इश्यूज़ कुछ नए इश्यूज़ नहीं है, बट पूरे सिस्टम में इश्यूज़ फैल गए हैं। अब अगर आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर इशू जो है वो पूरे मलयालम इंडस्ट्री के अंदर फैला हुआ है। नाउ इसने वुमेन्स को बेसिकली हमेशा रोका है हायर एजुकेशन पाने के लिए, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होने के लिए। अगर आप सिनेमा इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर जगह एक फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट देखने को मिलता है, जहाँ पर एक तरफ तो हम फ्यूडलिज्म से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मतलब एक तरफ पैट्रियार्की, वुमेन सब्जुगेशन, इनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बट वहीं दूसरी तरफ हम मॉडर्न आइडियाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि फेमिनिज्म हो गया, मीडिया फ्रीडम, डिजिटल राइट्स। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं जिसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती है। एक तरफ हम ओल्ड वैल्यूज़ को छोड़ नहीं रहे हैं और एक तरफ हम न्यू वैल्यूज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसके कारण प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का जो वुमेन हरासमेंट के केसेस सामने आए तो हेमा कमेटी को बनाई गई थी इस पर्टिकुलर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी ये शो किया है कि बहुत सारे सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, लेकिन हेमा कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स। माना जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ
एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो सोसाइटी और इंडस्ट्री है वो हमेशा ब्लेम डाल देती है कि उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन था जिसने वो पर्टिकुलर चीज़ किया उसके ऊपर ब्लेम डाल देती है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारी की सारी इशू एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, रादर ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। मतलब हमारी सोसाइटी की थिंकिंग कुछ ऐसी हो गई है कि उसमें से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स पैदा हो जा रहे हैं, उनकी सोच ऐसी पैदा हो रही है कि जिसके कारण वो वुमेन्स को इक्वल नज़रों से नहीं देख रहे हैं, राइट। ये प्रॉब्लम उस इंडिविजुअल मैन का नहीं है, वो कोई माँ के पेट से ये सब चीज़ें सीख कर नहीं आता है, रादर ही लर्न्स इट थ्रू द सोसाइटी ओनली। तो प्रॉब्लम सोसाइटी में है, ना कि प्रॉब्लम यहाँ पर कहीं और है, राइट। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है वो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट लाने की कोशिश करनी है। हमें वुमेन एम्पावरमेंट लाना है जेन्युइन केसेस में। हमें सिर्फ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी है, रादर साथ ही साथ हमें उन्हें सेफ्टी और इक्वालिटी प्रोवाइड करना है वर्क स्पेस पे, होम पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सो दैट वो यहाँ पर वुमेन्स जो है वो सेफ फील करें, अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो आगे बढ़े। और सेकेंड चीज़, हमें इंडिविजुअल ब्लेम गेम से हटना होगा। तो अगर आप रिसेंट कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को देखेंगे तो वहाँ पर सारा का सारा चीज़ जो है वो इंडिविजुअल मर्डर केस पे चल रहा है, वो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं ब्लेम पे चल रहा है। एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ करके अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं एंड सारा मीडिया ट्रायल यही चल रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को फांसी दे दो। बट द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट एग्जैक्टली कॉज दैट पर्टिकुलर इशू, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम हुई क्यों, व्हाट एग्जैक्टली लेड टू हिम बीइंग दैट वायलेंट, एग्जैक्टली ऐसे क्या इश्यूज थे जिसके कारण एक पर्टिकुलर पर्सन, वो इंडिविजुअल जो है वो इतना वायलेंट हो गया दैट ही डिड नॉट इवन कंसिडर्ड दैट गर्ल अ ह्यूमन बीइंग। उसने उस पर्टिकुलर गर्ल को एक ह्यूमन बीइंग तक नहीं समझा। द सेम प्रॉब्लम हैपन्स इन बुलंदशहर, राइट, नरोरा, इतने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे गए हैं। सो द प्रॉब्लम इज हमें इंडिविजुअल ब्लेम गेम से हटना होगा, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें सोसाइटी को एक बेटर रास्ते की तरफ लेके जाना होगा सो दैट हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सोसाइटी को कुछ इस तरीके का माइंडसेट प्रोवाइड कर सकें कि सोसाइटी से जो भी माइंडसेट इंडिविजुअल्स को पास ऑन हो वो एक बेटर चीज़ें रिफ्लेक्ट करे, ना कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें रिफ्लेक्ट करे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइल। चाइल एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर जहाँ पे लिथियम माइनिंग हो रही है एटाकामा साल्ट फ्लैट में। एटाकामा साल्ट फ्लैट जस्ट रिमेंबर चाइल के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिथियम के जो रिजर्व्स है वो प्रेजेंट है। बट लिथियम को निकालने के लिए ध्यान रखिएगा बहुत सारा पानी चाहिए होता है और उस पानी को बहुत ही तेज़ी से सुखाना होता है ना। वो तेज़ी से सुखाने के कारण बेसिकली एक वर्टिकल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है अर्थ की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। उसके कारण देखो होता क्या है, जो सॉल्ट रिच वाटर है, मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर नमक है, उसको आपको बहुत तेज़ी से बाहर निकालना होता है सो दैट साथ में लिथियम बाहर निकल सके। बट वो होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ की जो धरती है, जो बेसिकली क्रस्ट है हमारा, वो 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से सिंक होना स्टार्ट हो गया है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। बिकॉज हम नीचे का पानी इतनी तेज़ी से निकाल रहे हैं कि वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। वहाँ की जो बेसिकली रॉक्स हैं, जो सॉइल बेड है, रॉक बेड है, वो सब डिस्प्लेस होकर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जिसके कारण 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से एटाकामा साल्ट फ्लैट जो है वो सिंक होना शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ जो लिथियम एक्सट्रैक्शन है उसको निकालने के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, और वो पानी एक ऐसे रीजन में जो ऑलरेडी एक ड्राई रीजन है। अगर आप जानते हैं कि एटाकामा रीजन में एटाकामा डेजर्ट भी प्रेजेंट है। एटाकामा डेजर्ट का मतलब ये एक वन ऑफ द ड्राइस्ट रीजन्स में से एक है। सो एक सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट रीजन्स में से एक है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर चाहिए होता है इस पर्टिकुलर लिथियम को बाहर निकालने के लिए, जिसके कारण वहाँ पर ऑलरेडी जो वाटर इशूज़ है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटाकामा कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा चाइल में है, या फिर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर सॉल्ट को निकालने के कारण, यानी कि लिथियम जो सॉल्ट है उसको निकालने के कारण जो अर्थ है वो नीचे की तरफ गिर रही है, सब्सिडेंस हो रही है, तो आंसर विल बी चाइल। नो, द फाइनल न्यूज़ इज कि इंडिया ने 3 न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर किए हैं। आपको ये पता होना चाहिए। पहला नाम है नंजूरायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड इज कजुवेली सेंचुरी जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, और एक तवा रिजर्वायर है जो कि एमपी के अंदर प्रेजेंट है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कीजिए, मैं उससे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।